Assalamu alaikum, dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology. You know that we were discussing chapter number 24, evolution. And today's our topic of discussion is Charles Darwin, the father of evolution. You know that कि ये कैसे कब कहाँ पे किधर घूमता फिर रहा था और इसने एक ऐसे लिख दिया और एक बुक पब्लिश कर दी और वो बुक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी मतलब नई स्पीशी कैसे बनती है। हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पैदा हुआ, उसके बाद फिर इसने कैसे सफ़र किया और फिर कौन कौन सी जगह पे गया और इसने क्या कलेक्ट किया। ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम फादर ऑफ एवोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं जिसको हम चार्ल्स डार्विन कहते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ल्स डार्विन की जो बर्थ है वो 1809 में हुई और वो ईयर था जिसमें लामार्क ने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी। यानी कि लामार्किज्म की हमने बात की तो लामार्किज्म जो है 1809 में प्रपोज किया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 1809 में ही इसकी बर्थ हुई और बर्थ जो हुई है इसकी श्यूसबरी में हुई है। श्यूसबरी एक जगह का नाम है वेस्टर्न इंग्लैंड के अंदर। श्यूसबरी हम कह सकते हैं वेस्टर्न इंग्लैंड के अंदर, यानी कि इसकी बर्थ प्लेस है, यानी कि जहाँ पे इसकी बर्थ हुई है। स्टूडेंट, यहाँ पे ये पैदा हुआ। आप जानते हैं कि ये वेस्टर्न इंग्लैंड में, उसके बाद फिर डेफिनेटली इसने एजुकेशन लेनी थी और बाकी जो है वो वर्किंग करनी थी। तो उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि इसने एक एक्सपीडिशन ज्वाइन किया। यानी से अगर आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, दैट इज़ द बर्थ ऑफ चार्ल्स डार्विन। अब हम नेक्स्ट हेडिंग जो देना चाह रहे हैं दैट इज़ एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब होता है सफ़र करना, स्पेसिफिकली बहरी सफ़र करना, लोगों के साथ जो कि ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो मूव करते हैं उनके साथ एक सफ़र करना, वो एक्सपीडिशन कहलाता है। तो इसका जो एक्सपीडिशन था दैट वाज ऑन बीगल। एक्सपीडिशन हम कहते हैं सफ़र करना, दैट वाज ऑन बीगल। अब ये जो बीगल है, बीगल बेसिकली एक डॉग का नाम है, दैट इज़ नेम ऑफ अ डॉग बीगल। उसकी एक ब्रीड होती है जिसे हम बीगल कहते हैं। तो बीगल यहाँ पे हम ये एक जो बहरी जहाज़ होता है उसकी बात करते हैं। बहरी जहाज़ वो बहुत बड़ा जहाज़ था। उस जहाज़ के एक फ्रंट पे हम कहते हैं कुत्ते का मुंह बना हुआ था, तो इसी वजह से हम उसे बीगल कहते हैं। तो ये उसने एक्सपीडिशन किया ऑन बीगल। बीगल एक बहरी जहाज़ है और उसका नाम बीगल है। अब इसको हम हिज मेजेस्टी शिप भी कह सकते हैं। हिज मेजेस्टी शिप, ये एक शिप था। हिज हर मेजेस्टी शिप भी कह सकते हैं। उस वक्त रॉयल फैमिलीज़ का ये एक शिप्स होते थे जो मूव करते थे। अब इन्होंने जो बहरी सफ़र किया था दैट वाज फ्रॉम यूरोप टू साउथ अमेरिकन कोस्टलैंड। साउथ अमेरिकन कोस्टलैंड, कोस्ट लाइन भी कह सकते हैं, यानी कि जो लैंड उस एरिया में, यानी कि उसके सराउंडिंग में जितने भी आइलैंड्स थे उनकी तरफ यूरोप से ये मूव किए। तकरीबन ये कोई सफ़र आप कह सकते हैं 5 ईयर्स, 5 साल का ये सफ़र था जो उन्होंने इस तरह से तय किया, कवर अप किया। और जो डार्विन है ये एज आप ऐसे कह सकते हैं नेचुरलिस्ट के तौर पे गया था, यानी कि इसको ये नेचर को स्टडी करना और ये हम कह सकते हैं जो मैप्स होते हैं इनको देखना बड़ी अच्छी तरीके से आता था। तो ये उनके साथ एज इस तरीके कार से गया था। कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती हैं कि ये एज मतलब शेफ़ के तौर पे गया था, कुकिंग बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जस्ट इस एक्सपीडिशन पे गया। जब ये एक्सपीडिशन पे गया साउथ अमेरिका के अंदर, तो उसने वहाँ के फ्लोरा एंड फाना को ऑब्जर्व किया। अब फ्लोरा एंड फाना क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये दो चीज़ें हैं। हम नेक्स्ट हेडिंग जो दे सकते हैं फ्लोरा एंड फाना की जो हेडिंग दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लोरा आप याद रख सकते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लावर्स, ये फ्लावर्स से रिलेट करता है। और फाना जो है दैट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने साउथ अमेरिका जो रीजन था, ठीक है, साउथ अमेरिकन जहाँ पे वो गया था, उसने ऑब्ज़र्व किया कि साउथ अमेरिका में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं
प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, दीज हैव स्पेसिफिक स्टेम ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका की एक स्पेसिफिक स्टैम्प रखते हैं। साउथ अमेरिका में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं इनके ऊपर एक स्पेसिफिक स्टैम्प है। स्टैम्प इस सेंस में कह सकते हैं कि दीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर मेन लैंड। ये वो जो मेन लैंड थी उससे डिफरेंट थे, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि दीज प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं दीज आर डिफरेंट, ये डिफरेंट थे फ्रॉम मेन लैंड। आप ऐसे भी कह सकते हैं फ्रॉम, यानी कि उसके जो यूरोप था उससे वो डिफरेंट थे, ठीक है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फ्लोरा एंड फाना उस एरिया में मौजूद थे दीज वर यूनिक, वो यूनिक थे, मतलब कि ऐसे पहले जो हैं वो मौजूद नहीं थे। ऐसे भी कह सकते हैं दीज आर डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज़। ये मॉडर्न स्पीशीज़ जो अभी मौजूद थी, मॉडर्न स्पीशीज़ उनसे क्या थे, डिफरेंट थे, मतलब उनमें डिफरेंट थे वो मॉडर्न स्पीशीज़ से। यानी कि जो मॉडर्न स्पीशीज़ की हम बात करते हैं, जो पहले यानी कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स थे दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉडर्न स्पीशीज़ एज वेल एज वो जो यूरोप था वहाँ से भी वो ऑर्गेनिज्म जो थे वो डिफरेंट थे। अब ऐसा क्यों था, ये ऐसे सारा सिनेरियो जो है वो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ साथ में उसने फॉसिल्स की भी स्टडी की, जब यानी कि उसने तमाम फॉसिल्स को भी ऑब्जर्व किया कि जो फॉसिल्स हैं वहाँ पे मौजूद, दीज फॉसिल्स आर आल्सो डिफरेंट, ये भी क्या हैं, ये भी डिफरेंट हैं। और उनकी जब उन्होंने स्टडी की और उन्होंने देखा कि ये जो फॉसिल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इनमें चेंज आता जाता है, और ये फॉसिल जो थे वो किन के थे, ओल्ड एनिमल्स प्लांट्स उनके थे, एनिमल्स और प्लांट्स के थे जो उसने ऑब्जर्व किए थे। अब बेसिकली जो सिनेरियो था उसके माइंड में ये चीज़ उसने कही ऑब्जर्व की कि देयर इज़ अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज़ अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एनिमल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, अपने एरिया के लिहाज से। आप ऐसे कह सकते हैं जियो मतलब होता है, हम कह सकते हैं अर्थ की बात करते हैं, और ग्राफिकल का मतलब होता है डिफरेंट एरियाज़ में कह सकते हैं, या फिर ग्राफिकल का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेपरेशन होता है। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेसिफिक एरिया के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन पार्ट्स में, एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, तो ये क्यों डिफरेंट है, ऐसे क्या है, तो ये एक उसके लिए एक पजलिंग केस था, यानी कि ये हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, इज़ गोइंग टू थिंक अबाउट इट, वो इसके मुतालिक सोचना शुरू हो गया और उसने थिंकिंग स्टार्ट की कि ये किस तरह से है। अब वो इस तरह से आगे स्टडी करता गया, देखता गया ऑर्गेनिजम्स को, तो वो उसने एक फाइंड आउट किया, एक स्पेसिफिक आइलैंड्स थे, उन आइलैंड्स का नाम है गैलापागोस आइलैंड्स, गैलापागोस आइलैंड्स, गैलापागोस आइलैंड्स। ये जो बेसिकली इस आइलैंड्स का नाम रखा ना उसने गैलापागोस, ये जो गैलापागोस है इसमें ये लार्ज टॉर्टॉइस का नाम है, लार्ज टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस यानी कि ये बहुत ह्यूज, तकरीबन आप ऐसे कह सकते हैं कि इनका वज़न जो था वो 25 टन के करीब था, इतने इतने बड़े टॉर्टॉइस थे वहाँ पे मौजूद, और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। सो ऐसे टॉर्टॉइसेस वहाँ पे आइलैंड्स में मौजूद थे क्योंकि उनका प्रेडेटर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था। सो उसी टॉर्टॉइस की किस्म पे, यानी कि उसके स्पीशीज़ के नेम पे, उसी के नेम पे उस आइलैंड का नाम रखा गया, तो उसको हम गैलापागोस आइलैंड्स के नाम से मेंशन करते हैं। अब ये जो गैलापागोस आइलैंड्स है उसने वहाँ पे देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो वहाँ पे उसने डिफरेंट फिंचेस को कलेक्ट किया। फिंचेस हम कहते हैं दीज आर जस्ट स्पैरो लाइक, ये स्पैरो लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पैरो की तरह का ये बर्ड होता है जिसको हमने फिंचेस के नाम से मेंशन किया। अब ये जो गैलापागोस आइलैंड है ये सिर्फ एक आइलैंड की बात नहीं कर रहा, ये आइलैंड्स मतलब वहाँ पे सराउंडिंग में छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स जो थे वो मौजूद थे। अब इसने क्या किया, वहाँ पे ये स्पैरो लाइक फिंचेस जो होती हैं इनको कलेक्ट किया, और इसकी उसने टोटल 13 टाइप्स जो हैं वो
कलेक्ट की। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कितनी टाइप्स जो हैं उसने टोटल इसकी कलेक्ट की। ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के मानों में भी पूछ सकता है, लेकिन एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल उसने 13 टाइप्स जो हैं फिंचेस की, उसने स्पैरो लाइक बर्ड्स की जो हैं वो कलेक्ट की। अब ये किस तरह से थी और ये किसके नतीजतन हम कहते हैं कि ये वेरिएशंस आती हैं। स्टूडेंट ये डिफरेंट आइलैंड्स पे उसने इसको कलेक्ट किया, मतलब ये एक आइलैंड नहीं था, डिफरेंट आइलैंड से उसने इसको कलेक्ट किया आइलैंड्स। और इनमें जो डिफरेंस था ना, देयर वाज डिफरेंस इन देयर बीक, वो इनकी बीक जो थी वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। हम ऐसे कह सकते हैं सम वर यूनिक टू देयर आइलैंड, कुछ ऐसी थी वो यूनिक थी, उसी आइलैंड पे मौजूद थी और किसी आइलैंड्स पे मौजूद नहीं थी। यूनिक टू देयर आइलैंड, वो उस आइलैंड्स में यानी कि यूनिक थी। यहाँ पर भी जो हम बात करते हैं ना कि उसने जब साउथ अमेरिका में देखा, तो साउथ अमेरिका में फ्लोरा एंड फाना में एक्सटेंट तो थी, वो डिफरेंट थे यूरोप से, और वो इतने यूनिक थे कि उन जैसी कोई और तरह के एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज कहीं पे भी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मतलब देयर वर नो एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग बिफोर देयर, उस तरह के कोई ऑर्गेनिजम्स कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। दे वर टोटली यूनिक, वो टोटल क्या थे, यूनिक थे, डिफरेंट थे, बेमिसाल थे, आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसने फिंचेस कलेक्ट की ना, ये डिफरेंट आइलैंड्स से कलेक्ट की, उनमें बीक का एक दूसरे से डिफरेंट था। स्टूडेंट वो यूनिक थे अपने आइलैंड्स में, यानी कि जहाँ पे जैसा आइलैंड था उसी तरह की वहाँ पे स्पीशीज थी, उस जैसी कोई दूसरी स्पीशीज जो है वो वहाँ पे करीब करीब किसी दूसरे आइलैंड्स पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों था? क्योंकि जो बीक में डिफरेंस आता है ना, दैट वाज डिपेंड अपॉन देयर फूड। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनकी फूड पर डिपेंड करता है। अब जिस तरह की फूड थी उसी तरह की उनकी बीक के अंदर चेंज आ जाए, यानी कि कुछ ऐसी थी विच वर यूटिलाइज टू सीड क्रैकिंग, जो सीड को क्रैक करने के लिए यूटिलाइज होती हैं। कुछ ऐसी थी जो कि फ्रूट को खाने के लिए यूटिलाइज होती हैं। कुछ ऐसी थी जो कि इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए मॉडिफाइड थी। तो अगर आप यहाँ पे इमेज में देखें, डायग्राम में देखें, तो आपको ये डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस नज़र आ रही हैं, और इस डिफरेंट टाइप की फिंचेस में उनकी बीक के अंदर यानी कि उनकी जो चोंच है उसके अंदर मॉडिफिकेशन है। कुछ ऐसी हैं जो कि सीड को क्रैक करने के लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जो फ्रूट्स खाने के लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए हैं, यानी कि डिफरेंट वेरिएशंस उनके अंदर मौजूद है। और टोटल टाइप्स की अगर बात की जाए तो टोटल 13 टाइप्स की फिंचेस जो हैं उसने क्या की, कलेक्ट की। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो 13 टाइप के फिंचेस हैं ये किस तरह से बन गई, हाउ दिस आर गोइंग टू बी अडेप्टेड, ये किस तरह से यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह के स्पीशीज जो हैं वो बनी है। तो ये जब डार्विन वापस रिटर्न हुआ था तो उसकी कुछ परसेप्शंस थी, यानी कि उसने कुछ सोचा था, उसने परसीव किया, थॉट उसकी अपनी कह सकते हैं। अब ये जो उसकी थॉट थी, परसेप्शंस थी, जब वो 1836 में वापस आया, यानी कि व्हेन ही रिटर्न टू ग्रेट ब्रिटेन, जब वो ग्रेट ब्रिटेन में वापस आया, रिटर्न इन 1836 के अंदर, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में वो वापस आया, तो वापस जब अपने बैरी सफ़र से आया तो ही थॉट अबाउट इट, उसने बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। एंड ही आल्सो स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बुक्स, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स जो हैं उसने स्टडी की, अंडरस्टैंड की, और उसने यहाँ पे दो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। एक तो एक्सप्लेन उसने ये किया कि जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी है, जो नई स्पीशी बनती है वो किस तरह से बनती है, एक। दूसरा उसने कहा कि जो अडेप्टेशंस डेवलप होती हैं, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ अडेप्टेशंस इन एनिमल्स, अडेप्टेशंस जो हैं ये किस तरह से डेवलप होती हैं और ये एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ इनकी सिमिलैरिटी मौजूद होती है। इतनी सिमिलैरिटी मौजूद होती है कि ये दोनों जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं न्यू स्पीशीज़ बनाने में, यही रिस्पॉन्सिबल हैं क्या बनाने में, एक न्यू स्पीशीज़ जो है वो बनाने में। किस तरह से न्यू स्पीशीज़ बनती है उसने इस बात को भी एक्सप्लेन किया। अब उसने जो एक्सप्लेन किया उसने कहा कि वन स्पीशी है, एक वन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये जो वन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मतलब कि स्प्रेड कर जाते हैं
डिफरेंट जगहों पे चले जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि ये जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स को एक नहीं है, वो पहले पार्ट था किसका, मेन साउथ अमेरिकन लैंड का, फिर वहाँ से वो सेपरेट होते गए, अलग अलग होते गए और आगे फैलते गए और डिफरेंट टाइप्स के आइलैंड्स जो हैं वो बनते गए। अब उसने कहा कि जो वन ऑर्गेनिजम्स है इसमें कोई ना कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। ये जो जियोग्राफिकल बैरियर है उसको अपने पेरेंट्स से सेपरेट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। अब जब ये जियोग्राफिकल बैरियर आता है तो उसमें उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली न्यू अडेप्टेशंस इवॉल्व होती जाती हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसमें नई नई अडेप्टेशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट होती जाती हैं। एक हम कह सकते हैं कि उसकी बीक में चेंज आ सकता है, या फिर एक और कोई अडेप्टेशन है, उसके फीदर्स में चेंज आ सकता है, कलर में चेंज आ सकता है। तो यानी कि डिफरेंट तरह की उसमें क्या अडेप्टेशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं, अडेप्टेशंस एक्यूमुलेट हो रही हैं। जब ये अडेप्टेशंस एक्यूमुलेट हो रही हैं तो इस वजह से वो एक इतने डिफरेंट हो जाती हैं, इनफ डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स टू बी डेजिग्नेटेड एज न्यू स्पीशीज। यानी कि वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो इनफ डिफरेंट, यानी कि इतना डिफरेंट हो जाता है कि हम उसको एक नई स्पीशी जो है वो कह सकते हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यू स्पीशी। ये हम उसको एज न्यू स्पीशी जो है वो कह सकते हैं, न्यू स्पीशी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वन स्पीशी थी, एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें जस्ट हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि इसमें अडेप्टेशंस एक्यूमुलेट हुई हैं। अब डिफरेंट तरह की अडेप्टेशंस हैं। वन ऑफ देम वाज, अगर हम बात करें इसकी फिंचेस की बात करें तो उसमें बीक में था, बीक में मॉडिफिकेशंस आती हैं। जब बीक मॉडिफाई करती है, उसमें चेंज आता है, तो वो पहले वालों से क्या हो जाती है, डिफरेंट। और वो इतनी डिफरेंट हो जाती है कि हम उसे एक नई स्पीशीज जो है वो कह सकते हैं। और ये जो मैकेनिज्म जिसमें हम कह सकते हैं नई स्पीशीज बन जाती हैं, दैट इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशंस। अडेप्टिव रेडिएशंस यानी कि वो डिफरेंट एरियाज में जाकर रेडिएट होकर वहाँ पे उनमें डिफरेंट तरह की अडेप्टेशन जो हैं वो बन जाती हैं। और वो डिफरेंट अडेप्टेशंस इतनी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं कि वो अपने पेरेंट्स से क्या हो जाती हैं, वो इतनी डिफरेंट हो जाती हैं कि वो एक नई स्पीशीज़ जो है वो हम उनको कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम डार्विन की बात करें तो सबसे पहले इसकी बर्थ के मुतालिक बताया, फिर हमने एक्सपीडिशंस और उसके बाद फ्लोरा एंड फाना जो उसने डिफरेंट स्पीशीज़ फॉसिल्स की ऑब्जर्वेशंस की है, उसके बाद हमने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा, और फिर हमने गैलापागोस आइलैंड्स के मुतालिक पढ़ा कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के उसने फिंचेस को कलेक्ट किया, और फिर जो है उसकी परसेप्शन थी जब वो वापस आया। जब वो वापस आया तो उसने एक बात तो ये बता दी कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ और एडेप्टेशन जो हैं ये आपस में रिलेट करती हैं और ये एक नई स्पीशीज़ बनाने में क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि ये अडेप्टिव रेडिएशंस यानी कि डिफरेंट एरियाज़ में जाकर वहाँ पर अडेप्ट होना और एक नई स्पीशी बन जाना, ये मैकेनिज्म फिंचेस में भी हुआ था। तो एक नई स्पीशीज इस तरह से डेवलप होती है। इससे नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसने जो है बाकी वर्किंग जो है वो अल्फ्रेड वेलस ने वर्किंग की, और उसके बाद बाकी जो है इसने ऐसे किस तरह से लिखे हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझ ली है कि चार्ल्स डार्विन जो है ये फादर ऑफ एवोल्यूशन है। सबसे पहले यानी कि एवोल्यूशन के मुतालिक एविडेंसेस के साथ जिसने थ्योरी प्रपोज की थी वो चार्ल्स डार्विन है। आप जानते हैं कि इसने एक्सपीडिशन ऑन बीगल 5 इयर्स के लिए इसने वो सफ़र किया। इसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस नहीं बल्कि और भी बहुत ज़्यादा बुक्स को रीड किया, और उन बुक्स को रीड करने के साथ साथ इसने फर्दर दूसरे साइंटिस्ट से भी कंसल्ट किया, एज लाइक वन ऑफ द अल्फ्रेड वेलेस, जिसने अपनी थ्योरी जो थी, जो उसने लिखा था, ऑब्जर्व किया था, वो इसको भेजा। उसमें क्या था, किस तरह से था, और फिर बाद में पेपर पब्लिश किया गया, और उसी से नेक्स्ट ईयर डार्विन ने भी अपना काम किया। ये कैसे किया, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।